हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा गवर्नेंस टॉपिक जो पहली नज़र में सिर्फ एक ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट लग सकता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एग्जीक्यूटिव पावर, डायस्पोरा, फॉरेन पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स इन सबको एक साथ कनेक्ट करता है। रिसेंट न्यूज़ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है। गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2017 का वो गैजेट नोटिफिकेशन ऑफिशियली विथड्रॉ कर दिया है जिसके थ्रू इंडियन सिटीजन्स के यमन ट्रैवल पर कंप्लीट बैन लगाया गया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यमन कम्प्लीटली सेफ हो गया है। गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट बैन हटा दिया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रैवल एडवाइजरी अब भी कंटिन्यू रहेगी, यानी ट्रैवल लीगली अलाउड है लेकिन एक्सट्रीम कॉशन के साथ। अब सवाल आता है 2017 में ये बैन लगाया ही क्यों गया था। इसका आंसर हमें 2015 की यमन सिविल वॉर में मिलता है, जब हाउथी रेबल्स और सऊदी लेड कोalition के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तब थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस वॉर जोन में फंस गए थे। इंडियन नेशनल्स भी उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन गए। इसी सिचुएशन में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन राहत। ये ऑपरेशन इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन आर्म्ड फोर्स दोनों के कोऑर्डिनेशन का एक्सीलेंट एग्जाम्पल माना जाता है। इसी मिशन के थ्रू हजारों इंडियंस और कई फॉरेन नेशनल्स को भी सेफली इवैक्यूएट किया गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बहुत सारे इंडियन नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयमेंट के लिए दोबारा यमन जाने लगे। गवर्नमेंट के लिए ये एक सीरियस कंसर्न था। अगर दोबारा हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट हुई या कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई होता तो हर बार इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाना प्रैक्टिकल भी नहीं था और फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी नहीं था। इसीलिए गवर्नमेंट ने पासपोर्ट एक्ट 1967 के प्रोविज़न यूज़ करके यमन ट्रैवल पर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब लगभग 9 साल बाद गवर्नमेंट ने अपना अप्रोच चेंज किया है। ब्लैंकेट प्रोहिबिशन की जगह रिस्क बेस्ड एडवाइजरी मॉडल अडॉप्ट किया गया है। इसका मतलब गवर्नमेंट सिटीजन्स को कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर रही, बल्कि उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए वार्निंग इशू कर रही है। यानी स्टेट का रोल कंट्रोलर से फैसिलिटेटर और प्रोटेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और यही मॉडर्न गवर्नेंस का इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब सवाल आता है कि ये न्यूज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये केस सिर्फ ट्रैवल परमिशन का इशू नहीं है, ये एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट रेज करता है। एक तरफ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिटीजन्स की सेफ्टी इंश्योर करना, और दूसरी तरफ सिटीजन का फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन ये है, क्या गवर्नमेंट सिटीजन को उसकी मर्जी के अगेंस्ट फॉरेन कंट्री जाने से रोक सकती है? अगर रोक सकती है तो किस बेसिस पर और कितनी देर के लिए? इसी डिबेट को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं। सबसे पहले एक लैंडमार्क जजमेंट समझिए। सतवंत सिंह सोनी वर्सेस डी राम रत्नम। ईयर था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि फॉरेन ट्रैवल करना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है, ये पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है और आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन के अंदर आता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एग्जीक्यूटिव बिना किसी वैलिड लॉ के किसी सिटीजन का पासपोर्ट या ट्रैवल राइट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। इसी जजमेंट के बाद पार्लियामेंट ने पासपोर्ट एक्ट 1967 इनेक्ट किया, यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स को लीगल फ्रेमवर्क मिल गया। अब पासपोर्ट एक्ट का रोल समझिए। ये एक्ट गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है पासपोर्ट इशू करने की, रिफ्यूज़ करने की, इम्पाउंड करने की या फिर रिवोक करने की। लेकिन ये पावर्स अनलिमिटेड नहीं है। हर डिसीजन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस या पब्लिक इंटरेस्ट जैसे वैलिड ग्राउंड्स पर बेस्ड होना चाहिए। इसी एक्ट के प्रोविज़न का यूज़ करके 2017 में यमन ट्रैवल पर इम्पोज किया गया था बैन, और इसी
लीगल फ्रेमवर्क के अंडर 2026 में उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ भी किया गया है। अब इसके की पिलर्स को समझते हैं। सबसे पहला आता है डॉक्ट्राइन ऑफ पेरेंट्स पैट्रियाe। ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है द स्टेट एज द गार्जियन। कभी कभी स्टेट को पेरेंट की तरह एक्ट करना पड़ता है। अगर सिटीजन्स एक्सेप्शनल डेंजर फेस कर रहे हों तो गवर्नमेंट टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, जैसे पैंडेमिक के टाइम लॉकडाउन या वॉर जोन में ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन। ऑब्जेक्टिव सिटीजन की फ्रीडम छीनना नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है सिटीजन की लाइफ प्रोटेक्ट करना। इसी डॉक्ट्राइन के बेसिस पर यमन ट्रेवल बैन जस्टिफाई किया गया था। अब दूसरा पिलर आता है आर्टिकल 21 एंड ड्यू प्रोसेस। लेकिन स्टेट की पावर भी अनलिमिटेड नहीं है। यहाँ एक और लैंडमार्क जजमेंट आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट आर्टिकल 21 की हिस्ट्री बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सिर्फ लीगल होना ही काफ़ी नहीं है, प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रिजनेबल भी होना चाहिए। यानी गवर्नमेंट इमरजेंसी में रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन परमानेंट, आर्बिट्रेरी या डिसप्रोपोर्शनेट नहीं हो सकता। इसी प्रिंसिपल की वजह से 2026 में गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट बैन हटाकर ट्रैवल एडवाइजरी सिस्टम अडॉप्ट किया। ये अप्रोच लिबर्टी और सिक्योरिटी दोनों के बीच बेटर कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस क्रिएट करती है। अब बात करते हैं इससे पड़ने वाले इम्पैक्ट की। सबसे पहले इस डिसीजन का फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट दिखता है। यमन सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, ये वर्ल्ड के सबसे स्ट्रेटजिक मैरीटाइम रीजन्स में से एक है। यमन की कोस्ट लाइन बाब एल मंदेब स्ट्रेट और गल्फ ऑफ एडन के पास लोकेटेड है। ये वही मैरीटाइम कॉरिडोर है जिसके थ्रू यूरोप, वेस्ट एशिया और एशिया के बीच मैसिव इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इंडिया के लिए भी ये सी रूट एनर्जी इंपोर्ट्स, कमर्शियल शिपिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। जब गवर्नमेंट ब्लैंकेट बैन हटाकर कंट्रोल्ड एडवाइजरी सिस्टम अडॉप्ट करती है तो ये सिग्नल देती है कि इंडिया रीजन के डेवलपमेंट्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है और अपनी डिप्लोमेसी को ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। यही स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है। अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखते हैं। मिडिल ईस्ट लाखों इंडियन वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट हब है। यमन में भी पर्टिकुलरली केरला और साउथ इंडिया के बहुत सारे नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स काफ़ी सालों से काम करते आए हैं। 2017 के बैन के बाद इन लोगों के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बंद हो गई थी। कई प्रोफेशनल्स इनकम लूज कर बैठे और कुछ लोग इलीगल रूट्स चूज करने लगे, जैसे ओमान या यूएई के थ्रू अनऑफिशियल एंट्री। ये सिर्फ इलीगल नहीं था बल्कि और भी डेंजरस था। अब लीगल एडवाइजरी फ्रेमवर्क के बाद वर्कर्स ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इम्प्रूव होंगी और इलीगल माइग्रेशन नेटवर्क भी वीकन होगा। अब देखते हैं थर्ड इम्पैक्ट, रिडक्शन इन ह्यूमन स्मगलिंग। जब गवर्नमेंट कम्प्लीटली लीगल पाथवेज क्लोज कर देती है तब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल एजेंट्स सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। पीपल बिकम डेस्परेट और डेस्परेशन इलीगल माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न होता है। एडवाइजरी बेस्ड सिस्टम लीगल माइग्रेशन को इनकरेज करता है और स्मगलिंग नेटवर्क्स की डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। ये गवर्नेंस का एक प्रैक्टिकल लेसन है। कभी कभी कंप्लीट प्रोहिबिशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बैलेंस्ड रेगुलेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब बात करते हैं मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस की। ब्लैंकेट बैन हटा देने का मतलब चैलेंजेस खत्म हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट के सामने अभी भी 3 मेजर चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है रेस्पॉन्सिबिलिटी डायलेमा। स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए, गवर्नमेंट एडवाइजरी इशू करती है, सिटीजन उस वार्निंग को इग्नोर करता है और एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में चला जाता है, वहाँ हॉस्टेज बन जाता है या वॉर सिचुएशन में फंस जाता है। अब सवाल है, क्या गवर्नमेंट हर सिचुएशन में इवैक्यूएशन ऑपरेशन लॉन्च करे? क्या टैक्स पेयर्स का पैसा हर वॉलेंट्री रिस्क के लिए यूज़ होना चाहिए?
यही एडमिनिस्ट्रेटिव डायलेमा है। सिटीजन की फ्रीडम और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करना आसान नहीं होता। दूसरा चैलेंज आता है इंफॉर्मेशन गैप। दिल्ली में MEA वेबसाइट पर लेटेस्ट एडवाइजरी अवेलेबल होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर्स रिक्रूटमेंट एजेंट के थ्रू फॉरेन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन कई बार पहुंचती ही नहीं। उन्हें रियल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन का पता ही नहीं होता। इसी वजह से ग्रास रूट अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैलेंज आता है डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स। अगर इंडिया किसी कंट्री पर कंप्लीट ट्रैवल बैन लगाता है, तो डिप्लोमेटिक मैसेज जाता है कि सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस है। और अगर बैन हटा दिया जाता है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिग्नल जाता है कि कंडीशंस इम्प्रूव हो रही हैं। लेकिन अगर उसके बाद सडनली वायलेंस फिर से बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट को दोबारा रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। इस तरह के फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। सबसे पहला सॉल्यूशन है कंप्लीट बैन भी नहीं और कंप्लीटली अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रैवल भी नहीं। फ्यूचर का मॉडल होना चाहिए स्मार्ट ट्रैवल क्लियरेंस सिस्टम। हर सिटीजन जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन कंट्री ट्रैवल कर रहा है, उसका मैंडेटरी डिजिटल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मॉडर्नाइज्ड ई-माइग्रेट पोर्टल के थ्रू। इससे गवर्नमेंट के पास रियल टाइम डेटाबेस अवेलेबल रहेगा। इमरजेंसी के टाइम एम्बेसी सिटीजन्स को क्विकली लोकेट कर सकेंगी। दूसरा रिफॉर्म आता है डायनामिक ट्रैवल एडवाइजरी पोर्टल। ट्रैवल एडवाइजरीज को स्ट्रक्चर्ड बनाना होगा, बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह। जैसे लेवल 1 नॉर्मल ट्रैवल, लेवल 2 एक्सरसाइज कॉशन, लेवल 3 रिकंसीडर ट्रैवल और लेवल 4 डो नॉट ट्रैवल। इस तरह सिटीजन्स को क्लियर रिस्क क्लासिफिकेशन मिल जाएगी और गवर्नमेंट को भी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। तीसरा रिफॉर्म आता है टेक इनेबल्ड काउंसलर सपोर्ट। डिजिटल काउंसलर नेटवर्क आज एम्बेसी रजिस्ट्रेशन मोस्टली वॉलेंट्री होती है। फ्यूचर में GPS इनेबल्ड इमरजेंसी अलर्ट्स, डिजिटल डिस्ट्रेस बटन, रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग और AI बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप किए जा सकते हैं। इससे इमरजेंसी इवैक्यूएशन काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की। ये अप्रोच सिर्फ इंडिया फॉलो नहीं कर रहा। इंटरनेशनल कोविनांट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी ICCPR भी यही प्रिंसिपल अडॉप्ट करता है। आर्टिकल 12 कहता है हर इंडिविजुअल को अपने कंट्री से बाहर ट्रैवल करने की फ्रीडम है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज किए जा सकते हैं। यानी इंडिविजुअल लिबर्टी और स्टेट सिक्योरिटी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और इंडिया का नया एडवाइजरी फ्रेमवर्क इसी ग्लोबल अप्रोच के काफ़ी क्लोज है। कंक्लूजन की बात करें तो यमन ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ करना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन नहीं है, ये इंडिया के गवर्नेंस मॉडल की मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये बताता है कि मॉडर्न वेलफेयर स्टेट सिटीजन्स को फोर्सफुली कंट्रोल करने की जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के थ्रू एम्पावर करना चाहता है। एस्पिरेंट होने की वजह से आपको हमेशा याद रखना है, गुड गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करना नहीं होता और सिक्योरिटी का मतलब परमानेंट प्रोहिबिशन भी नहीं होता। सबसे सक्सेसफुल गवर्नेंस वही होती है जो इंडिविजुअल लिबर्टी, नेशनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों के बीच एक बैलेंस्ड फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश कर सके। इसी बैलेंस के साथ ही इंडिया अपने सिटीजन्स को ग्लोबली सेफ भी रख सकता है और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।